हाय माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी के लिए विश्व जनसंख्या वितरण एवं घनत्व चैप्टर का ये सेकेंड वीडियो है। और आज हम लोग पढ़ेंगे कि उत्तरी अमेरिका में लमसम जो है 4.8% जनसंख्या निवास करती है। अब उत्तरी अमेरिका में कहाँ पर सघन जनसंख्या पाया जाता है, कहाँ विरल जनसंख्या पाया जाता है, सघन जनसंख्या क्यों पाया जाता है, इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो कहता है कि उत्तरी अमेरिका की लगभग 60% जो है जनसंख्या झील क्षेत्र एवं अटलांटिक तट पर बसी है। तो चलिए हम लोग सीधा लेकर आते हैं आप सभी को उत्तरी अमेरिका में। तो देखिए ये है उत्तरी अमेरिका विश्व का मैप में जो है ये उत्तरी अमेरिका में हम लोग आते हैं। तो उत्तरी अमेरिका में देखिए झील क्या है, सुपीरियर झील, हुरन झील, उसके बाद ये देखिए कि झील का नाम है मिशिगन झील, उसके बाद है एरी झील, ओंटारियो झील। तो ये झीलों के आसपास जो है जनसंख्या सघन पाई जाती है। यहाँ मानव के अनुकूल वातावरण पाया जाता है, उपजाऊ मिट्टी पाया जाता है, खनिज संपदा पाया जाता है। और कहता है कि अटलांटिक महासागर के तटीय क्षेत्रों में सघन जनसंख्या पाई जाती है। मैक्सिको है ये देखिए। तो ये आसपास जो है जनसंख्या सघन पाए जाने का मुख्य कारण है खनिज संपदा, मानव योग्य अनुकूल जलवायु, खेती योग्य उपजाऊ मिट्टी, पशुपालन के लिए जो है अच्छी खासी घास की मैदान पाई जाती है। और यहाँ टेक्नोलॉजी के मामले में भी बहुत आगे है। यही कारण है कि यहाँ पर जो है सघन जनसंख्या पाई जाती है। ध्यान से देखिए सुपीरियर झील जो है वो यूएसए और कनाडा के जो है सीमा बॉर्डर पर है। और ज़्यादातर जनसंख्या जो है सुपीरियर झील, हुरन झील, मिशिगन झील, एरी झील और ओंटारियो। आप सभी से ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि सुपीरियर झील जो है कहाँ स्थित है, कौन महाद्वीप में है। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है बच्चों। तो ये जो है ध्यान से देखिए कौन झील कहाँ पर है। आगे के हम लोग देखेंगे कि विश्व का 14% स्थलीय भाग है, यानी विश्व का पूरा जो है स्थलीय भाग में से उत्तरी अमेरिका का जो हिस्सा है वो 14% भाग है, जिसमें विश्व की लगभग मात्र जो है 4.8% जनसंख्या है। और दुनिया का सबसे शक्तिशाली और वर्चस्व जो है विश्व में जो है वो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का ही है, जिसमें यूएसए आता है। जैसा कि आप लोग पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर में पढ़े होंगे शीत युद्ध का दौर, जिसमें रूस और या कहिए यूएसएसआर और जो है यूएसए के बीच चल रही थी, जिसमें जो है अमेरिका बहुत ताकतवर निकला। अब यहाँ पर जो है शॉक थेरेपी वगैरह पढ़े होंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा की 85% जनसंख्या 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पूरब में रहती है, पूरब साइड। अब यहाँ पर बोल रहा है कि सघन जनसंख्या के क्या कारण हैं। तो यहाँ बोलता है कि पूर्वी तटीय क्षेत्र आर्थिक संसाधन में संपन्न है। जो तटीय क्षेत्र है, जैसा कि हम लोग मानचित्र में भी देख सकते हैं कि ये जो है पूर्वी तटीय क्षेत्र, ये सारे जो हैं पूर्वी जो है तटीय क्षेत्र है, ये खनिज संपदा में काफ़ी जो है संपन्न देश है। यही कारण है कि ये आसपास जो है जनसंख्या सघन पाई जाती है। यहाँ खनिज पदार्थों की बहुलता के कारण जो है कनाडा में सेंट लॉरेंस नदी की घाटी सघन बसी हुई है। जब नदी की बात आती है बच्चों, तो सबसे पहले नदी के किनारे ही सभ्यता का विकास हुआ, मानव की उत्पत्ति हुई, मानव का विकास हुआ, साथ ही साथ सभ्यता का विकास हुआ। तब जाकर के जो है आज जो है हम लोग काफ़ी डेवलप हो चुके हैं। इसके अंतर्गत 29 देश आता है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत जो है 29 देश आता है। इसकी खोज 1492 ईस्वी में कोलंबस द्वारा की गई थी। अतः इसे नई दुनिया या प्रथम दुनिया के नाम से भी जाना जाता है। उत्तरी अमेरिका में प्रमुख 5 झीलें हैं, जैसा कि हम लोग
विश्व के मैप में उत्तरी अमेरिका को देखें, सुपीरियर झील, मिशिगन झील, हुरन झील, एरी झील, ओंटारियो और भी बहुत सारी झील हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये जो 5 झीलें हैं इसके आसपास जो है सघन जनसंख्या पाई जाती है। आइए बच्चों हम लोग दक्षिणी अमेरिका के बारे में कुछ जानते हैं। तो दक्षिणी अमेरिका विश्व के स्थलीय का लमसम 24.9% भाग से घिरे हुए हैं, परंतु यहाँ विश्व का केवल 8.06% जनसंख्या निवास करती है। जितने भी विकसित महाद्वीप है, महादेश है, वहाँ की जनसंख्या कम पाई जाती है। अब यहाँ पर जो है दक्षिण अमेरिका की जनसंख्या का 2/3 भाग मैक्सिको एवं ब्राजील में निवास करती है। लेकिन मैक्सिको तो उत्तरी अमेरिका में आता है बच्चों, यहाँ तो हम ब्राज़ील की बात करेंगे। तो ब्राज़ील कहाँ है? देखिए ये जो है पिंक कलर में जो हम दिखाए हैं वो है ब्राज़ील, जो यहाँ लिखा हुआ भी है। तो इसके जो आसपास अटलांटिक महासागर के जो तटीय क्षेत्र में है, यहाँ पर सघन जनसंख्या पाई जाती है और यहाँ जो है खेती योग्य भूमि भी है, मानव योग अनुकूल जलवायु भी पाई जाती है। यही कारण है कि यहाँ जो बता रहा है सघन जनसंख्या निवास करती है। फिर कहता है कि शेष अधिकांश अर्जेंटीना इंडीज पर्वत के देशों में भी निवास करता है। और भी आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है जितने भी तटीय क्षेत्रों में, जैसे ब्राज़ील, उसके बाद जो है उरुग्वे, अर्जेंटीना, उसके बाद देखिएगा यहाँ पर जो है किनारे किनारे जो है दिख रहा है ये चिली है, यहाँ पर जो है मरुस्थल भी है, लेकिन यहाँ पर निवास करती है चूँकि तटीय क्षेत्र में है। उसके बाद यहाँ देखिए बोलिविया में भी जो है जनसंख्या पाई जाती है, पेरू में भी पाई जाती है, इक्वाडोर और वेनेजुएला वगैरह में भी जनसंख्या पाई जाती है, क्योंकि जितने भी समुद्र के किनारे किनारे पर है ना, वहाँ पर जो है सघन जनसंख्या पाई जाती है। अब क्या है कि ऐसे क्षेत्र ब्राजील के साओ पोलो और सेंटोन्स तथा पठारी एवं पूर्वी मैक्सिको, अर्जेंटीना, वेनेजुएला जो मैंने दिखाया, तटीय भाग उत्तरी पूर्वी ब्राजील में उष्णार्द्र खेती के अंतर्गत जो है कहवा कपास पैदा किए जाने के कारण जो है जनसंख्या अधिक सघन मिलती है। जहाँ पर खेती बाड़ी होती है, खेती योग्य भूमि जो होती है, फर्टिलाइजर जो सॉइल्स में पाई जाती है, जिसके कारण जो है जनसंख्या को अधिक रोजगार और आजीविका का साधन मिल जाता है। यही कारण है कि लोग वहाँ अधिक बसते हैं। फिर कहता है कि ब्राज़ील, अर्जेंटीना, बोलिविया, पेरू सबसे अधिक घने बसे हुए हैं। देखिए कौन कौन देश की बात किया हम लोग, फिर से एक बार मैप में देख लेते हैं। ब्राज़ील की बात कर रहा है, ब्राज़ील की बात कर रहा है, तो ब्राज़ील तो आपको मैंने बताया कि ये है ना। अर्जेंटीना की बात किया है, बोलिविया की बात किया है, तो ये सारे जो है यहाँ पर जो दिख रहा है ये जो है बोलिविया है और ये जो है अर्जेंटीना है, ये ब्राज़ील है ना। वेनेजुएला का भी जिक्र हुआ था, तो ये देखिए वेनेजुएला है। आपको मैप में भी हिस्ट्री हो चाहे ज्योग्राफी हो, आपको मैप में जानना जरूरी है। हो सकता है कि मैप में आ जाए दिखाने के लिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, अफ्रीका महाद्वीप के बारे में जान लेते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप में जो है कैसे जो है जनसंख्या अधिक पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है। तो बोल रहा है कि वहाँ जो है 16.5% जनसंख्या निवास करती है और वहाँ की जो स्थलीय भाग का परसेंटेज है विश्व में 19.7% है। बोलता है कि अफ्रीका में सबसे घनी जनसंख्या नील नदी के डेल्टा में, तो नील नदी बच्चों तंजानिया और युगांडा में स्टार्ट हुआ है। जैसा कि 11th के हिस्ट्री में मैंने बताया था कि नील नदी का शुरुआत जो है युगांडा, तंजानिया और केनिया के आसपास क्षेत्र से वो निकलती है। नील नदी के बारे में मैंने 2 नदी बताई थी, श्वेत नील नदी और एक है ब्लू नील नदी के नील नदी की डेल्टा जो है मिस्र में आकर के जो है भूमध्य सागर में मिलती है। चलिए आते हैं मैप में। ये देखिए यहाँ पर जो है युगांडा वगैरह से शुरू होता है, युगांडा तंजानिया से होते करते जो है ये इधर प्रवेश कर जाता है मिस्र में। और मिस्र का जो ये ग्रीन भाग हम जो दिखा रहे हैं ये जो है डेल्टा वाली भाग है, यहाँ पर सघन जनसंख्या पाई जाती है। अब आप सभी जानते हैं कि डेल्टा का जो क्षेत्र होता है, जलोढ़ मिट्टी होती है, काफ़ी उपजाऊ होती है, उस मिट्टी में फर्टिलिटी NPK का भी रेशियो अच्छा खासा पाया जाता है।
यानी मानव के लिए अनुकूल जलवायु पाई जाती है। और एक चीज़ मैं बता दूं कि मिस्र में मैक्सिमम जो है मुस्लिम धर्म के लोग जो हैं 90% जो है मुस्लिम धर्म के लोग पाए जाते हैं। अब यहाँ पर नदी, तो नदी में मिस्र सभ्यता का भी विकास हुआ था, यहाँ मानव की उत्पत्ति हुई थी, मानव का सभ्यता का विकास हुआ था। और ये जितना भी दिखाया गया है ना, इथोपिया, फिर ये देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ से युगांडा तंजानिया से निकल करके जो है मिस्र के भूमध्य सागर, ये है भूमध्य सागर, और भूमध्य सागर के आसपास जो है बच्चों 21 देश पाया जाता है। और भूमध्य सागर के आसपास या तटीय क्षेत्रों में जितने भी देश हैं सभी मानव योग अनुकूल परिस्थिति पाई जाती है। यही कारण है कि यहाँ जनसंख्या सघन पाई जाती है। अभी आप लोग पढ़ेंगे, यहाँ पर देखे होंगे पिछले वीडियो में कि फ्रांस के एक मोनाको शहर है, वहाँ 20,285 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहता है। इतना घना जनसंख्या, इतना सघन जनसंख्या पाई जाती है फ्रांस में। तो फ्रांस भी कहीं ना कहीं भूमध्य सागर से टच है। और मिस्र का भी जो है तटीय क्षेत्र जो है भूमध्य सागर से, स्पेन का भी देख सकते हैं, यहाँ पर जर्मनी का देख सकते हैं। तो सभी कहीं ना कहीं भूमध्य सागर से सटा हुआ है। 21 देश है भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्रों से सटे हुए। कितने देश हैं? तो 21 देश है। यही कारण है कि यहाँ सघन जनसंख्या पाई जाती है। फिर देखें यहाँ पर जो है एक है मोरक्को, ठीक है ना, यहाँ पर भी जो है, यहाँ है मोनाको, यहाँ है मोरक्को। अभी यहाँ पर जो है अल्जीरिया में, अल्जीरिया भी क्या है, भूमध्य सागर से सटा हुआ है। फिर यहाँ पर देखिए नाइजीरिया जो है, देखिए यहाँ पर ये समुद्र से टच है। तो यही कारण है कि जहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था हो, जहाँ पानी आसानी से लोगों को मिल जाता हो, वहाँ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती हो, मानव के अनुकूल जलवायु पाई जाती हो, पशुपालन के लिए जो है वहाँ पर घास का मैदान पाया जाता हो, तो वहाँ पर क्या होता है कि जनसंख्या अधिक पाई जाती है। अब हम लोग देखेंगे कि अफ्रीका में सबसे घनी जनसंख्या नील नदी के डेल्टा, नील नदी कहाँ है? तो मिस्र में है। दुनिया की सबसे लंबी नदी है। बड़े मोरक्को और अल्जीरिया का भूमध्य सागरीय तट नाइजीरिया और इथोपिया की उच्च भूमि पर मिलती है। अफ्रीका महाद्वीप का बहुत बड़ा भाग सहारा मरुस्थल है। मैं सहारा मरुस्थल के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि सहारा मरुस्थल जो है उत्तरी अफ्रीका के 11 देशों में फैली हुई है। ये जो है पूरा अफ्रीका है, ये उत्तरी अफ्रीका में जो है सहारा मरुस्थल पाई जाती है, और दक्षिणी अफ्रीका में जो है कालाहारी मरुस्थल पाया जाता है। आपको ये याद रखना है, अगर कालाहारी बोले तो दक्षिणी अफ्रीका में दिखाना है, और अगर सहारा मरुस्थल बोले तो उत्तरी अफ्रीका में दिखाना है। उत्तरी अफ्रीका में 11 देशों में जो है सहारा मरुस्थल फैला हुआ है। मरुस्थल में जो है मानव के अनुकूल जलवायु नहीं है, उपजाऊ मिट्टी नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। यही कारण है कि कुछ देशों में जो है सघन जनसंख्या पाई जाती है, बाकी सभी में उतना सघन जनसंख्या नहीं पाई जाती है। अब आगे देखिए क्या है, बोला है कि अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग सहारा मरुस्थल, यहाँ पर लिखा हुआ भी है 11 देश में फैला हुआ है, के अंतर्गत आता है, जो प्रायः निर्जन है। निर्जन का अर्थ होता है विरल, विरल का मतलब है बहुत कम जनसंख्या पाया जाना। दूसरा कालाहारी मरुस्थल, जो अभी मैंने बताया कि दक्षिणी अफ्रीका में पाई जाती है, और यहाँ भी विरल जनसंख्या पाई जाती है। आगे आते हैं हम लोग ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ लेते हैं। ये लास्ट है आप सभी के लिए जो महाद्वीप का जनसंख्या वितरण से रिलेटेड जो है। तो ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में जनसंख्या का अन्य महाद्वीपीय की अपेक्षा कम है, यानी 5.5% जो स्थल है पूरा विश्व का, लेकिन वहाँ जनसंख्या 0.5% के लमसम पाई जाती है। यहाँ विश्व के लगभग 9.5% जनसंख्या निवास करती है। और यहाँ पर जो है, यहाँ जनसंख्या के 5 क्षेत्र मिलते हैं। पहला क्या बोल रहा है? सिडनी का पृष्ठ प्रदेश, पश्चिमी ढाल, विक्टोरिया। तो आइए हम लोग मैप में इसको जानते हैं कि मैप में कहाँ है विक्टोरिया। यहाँ पर हम लोग तो देखिए ये दक्षिण अमेरिका है, ये देखिए जो है ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ बोल रहा है कि क्वींसलैंड के जो है पूर्वी ढाल जो है ये क्वींस ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ पर जो है सघन जनसंख्या पाया जाता है।
सिडनी का नाम सुने होंगे क्रिकेट वगैरह में, कहा सिडनी में मैच है, तो ये सिडनी के आसपास भी जो है काफ़ी सघन जनसंख्या पाई जाती है। कैनबरा में भी पाया जाता है, मेलबर्न के आसपास जो है। फिर बोल रहा है कि यहाँ जो है विक्टोरिया, यहाँ जो है विक्टोरिया में भी जो है सघन जनसंख्या पाई जाती है। देखिए यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया के जो पूर्वी और दक्षिण, पूर्व दक्षिण में जो है ये है न्यूजीलैंड, जो क्रिकेट वगैरह में आप सुने होंगे न्यूजीलैंड की टीम है, तो ये न्यूजीलैंड है। उसके बाद यहाँ पर भी जनसंख्या सघन पाई जाती, जितने भी यहाँ पर देख सकते हैं दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में भी जो है सघन जनसंख्या पाई जाती है। हम यहाँ उसी को नाम लिखे हैं जहाँ पर जो है जनसंख्या घनी और सघन पाई जाती है। ये जो है ऑस्ट्रेलिया है। दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में भी जनसंख्या, निमोर सागर देखिए आसपास को हम लोग बोलते हैं तिमोर सागर। फिर है पापुआ न्यू गिनी, ये है प्रशांत महासागर। तो यहाँ पर जो है सघन जनसंख्या पाई जाती है। आते हैं हम लोग, बोला है कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के स्वर्ण क्षेत्रों में भी अच्छी खासी जनसंख्या निवास करती है, जबकि महाद्वीप के मध्य भाग में मरुस्थल है। महाद्वीप के जो ऑस्ट्रेलिया के बीच जो महाद्वीप है, जिसे ये देख रहे हैं आप ऑस्ट्रेलिया, तो इसका बीच वाला भाग में जो है बोल रहा है कि मरुस्थलीय भाग है। और आप सभी को पता है कि मरुस्थलीय भाग में जो है विरल और निर्जन जनसंख्या पाई जाती है। अब यहाँ जबकि महाद्वीप का मध्य भाग में मरुस्थल, ये तो हम लोग देख लिए। आगे हम लोग देखेंगे कि जो है सघन, यानी हम लोग तो वितरण पढ़ लिए, अब हम लोग घनत्व की ओर आते हैं। बोला है कि विश्व में जनसंख्या का घनत्व क्या है, किसको कहते हैं। ये तो आपको जो है 100% जो है आपको क्वेश्चन में आएगा, एकदम मैं गारंटी देता हूं कि यहाँ से प्रश्न आएगा। किसी प्रदेश में निवास करने वाले मनुष्यों की संख्या और प्रदेश के क्षेत्रफल, यानी वहाँ जो उस प्रदेश में जो है जो भी जनसंख्या निवास करता है और उसका क्षेत्रफल के अनुपात को जनसंख्या का घनत्व मालूम होता है। ये बोलता है कि यह घनत्व उस प्रदेश की उन्नति और भावी विकास के अनुमान लगाने के लिए, देखिए घनत्व क्यों मालूम किया जाता है, तो घनत्व इसलिए कि यानी वहाँ का उस प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है और वहाँ जनसंख्या का दबाव कितना है, तो इसलिए कि वहाँ की क्या कमी है बेसी है जो है ना, वहाँ किस तरह का संसाधन है, इसको पता लगाने के लिए जो है जनसंख्या घनत्व का जो है पता लगाया जाता है। प्रत्येक देश के आर्थिक उन्नति, तो आर्थिक उन्नति वहीं होगा जहाँ पर प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में या संपन्न प्रदेश होता है, वहाँ पर होती है। तथा सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति की योजना बनाने के लिए उस प्रदेश की जनसंख्या की सघनता को जानना परम आवश्यक है। अभी यहाँ बोल रहा है कि हम लोग सामाजिक विकास या सांस्कृतिक उन्नति कैसे होती है, तो जब तक हम आर्थिक या प्राकृतिक संसाधनों का अति दोहन नहीं करते हैं, उपयोग नहीं करते हैं, तब जा कर के जो है सामाजिक और सांस्कृतिक विकास होगी, नहीं तो नहीं हो पाएगा। बड़े जनसंख्या का घनत्व एक ऐसा बैरोमीटर है जिसके द्वारा मनुष्य और भूमि के निरंतर परिवर्तनशील संबंधों की सूचना मिलती है। जनसंख्या का घनत्व से ये पता चलता है कि कितना जनसंख्या निरंतर जो है बढ़ रही है और उसमें जो है उपजाऊ भूमि पर कितना दबाव पड़ रहा है। इसकी जानकारी जो है जनसंख्या का घनत्व से पता लगाया जाता है। जनसंख्या के घनत्व के विभिन्न दृष्टिकोण, जिसे हम लोग बोल रहे हैं गणितीय घनत्व क्या है, बड़ा इसमें प्रदेश के क्षेत्रफल, यानी जो प्रदेश में आप निवास करते हैं उसका क्या एरिया है, क्षेत्रफल है, तथा उसमें कितने जनसंख्या निवास करते हैं, उसके अनुपात को गणितीय घनत्व कहा जाता है। आप ये फॉर्मूला देख सकते हैं, आपका ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि कुल जनसंख्या को हम लोग किससे भाग देंगे, तो कुल क्षेत्रफल से देंगे, तो ये गणितीय घनत्व कहलाएगा। बोला है कि जनसंख्या में क्षेत्रफल से भाग देने पर प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व पाया जाता है। आर्थिक घनत्व क्या है, प्रदेश के आर्थिक संसाधनों की क्षमता। जैसे आर्थिक संसाधन क्या है, जैसे वहाँ की इंडस्ट्री है, खेती योग्य भूमि है, और भी रोजगार की जितने भी साधन है उसको आर्थिक संसाधन के नाम से जाना जाता है। साथ ही वहाँ की संपूर्ण जनसंख्या के अनुपात, वहाँ कितने लोग, रोजगार के कितने साधन हैं और वहाँ की कितनी कुल जनसंख्या, दोनों को जब भाग दी जाती है
तो तब उसको हम लोग आर्थिक घनत्व के नाम से जानते हैं। इसकी भी फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला क्या कहता है कि आर्थिक घनत्व बराबर देश की कुल जनसंख्या बटा देश में संपूर्ण संसाधन, साधनों का मूल्य। यानी साधन क्या है, आपके पास इंडस्ट्री है कि नहीं, विश्वविद्यालय है कि नहीं, अस्पताल है कि नहीं, रोड, बिजली, पानी, जहाँ से लोगों को रोजगार मिलता हो, आर्थिक संसाधन मिलता हो। फिर क्या है, कायिक घनत्व, ये कृषि से रिलेटेड है। कायिक जो है, जब भी कायिक वर्ड आए तो आपको दिमाग लगा लेना है, वो जो है कृषि से रिलेटेड होगा। कृषि क्षेत्र के किसी क्षेत्र की कृषिगत भूमि तथा संपूर्ण जनसंख्या का अनुपात क्षेत्रीय घनत्व होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कायिक वाला, चूंकि मैक्सिमम हमारे देश में या जो है भारत में खास करके कृषि पर डिपेंड लोग हैं। तो किसी क्षेत्र के कृषिगत भूमि यानी कृषि योग्य भूमि कितना है तथा संपूर्ण जनसंख्या कितना जनसंख्या। तो इसीलिए देख रहे होंगे कि भारत में जो है कृषि में 2 प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। एक तो छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। क्यों? क्योंकि कृषिगत जो भूमि है बहुत कम है और काम करने वालों की संख्या क्या है, ज़्यादा है। यानी उत्पादकता जो है बहुत कम होती है और वहाँ लगे हुए व्यक्ति बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए वहाँ जो है प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। दूसरा बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है? मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। चूंकि भारत की जो कृषि है मानसून पर निर्भर है, यही कारण है कि जो कायिक घनत्व जानना जरूरी है। कायिक घनत्व के द्वारा ही जाना जाता है कि देश में जो है हमारे खास करके भारत में छिपी हुई और प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। देश की कुल जनसंख्या बटा कुल कृषि योग्य भूमि। तो कृषि योग्य भूमि कम है और जनसंख्या हमारे पास ज़्यादा है। तो इससे पता चलता है कि हमारे जो भारत में जो है प्रच्छन्न बेरोजगारी और छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। अब एक और है कृषि घनत्व। बोला कि प्रदेश की कृषिगत भूमि के क्षेत्रफल तथा वहाँ के कृषि कार्य में लगी जनसंख्या। लोग अपने आप को तो कहते कि हम भी किसान हैं, लेकिन सब कोई जो है कृषि कार्य में जो है नहीं लगे रहते हैं। तो बोल रहा है कि जो कृषि योग्य भूमि है और जो कृषि में कार्यरत हैं उसी के अनुपात को हम लोग कृषि घनत्व कहेंगे। कृषि में संलग्न जनसंख्या, जो वाकई में कृषि में लगा हुआ है, और जो कृषि योग्य भूमि है उसके अनुपात को। उसके बाद है पोषण घनत्व, जिसमें खेती की भोज्य फसलों का क्षेत्रफल का और उस प्रदेश के समस्त जनसंख्या का विचार किया जाता है, उसको हम लोग पोषण घनत्व कहते हैं। बोले कि जनसंख्या और खेती की भोज्य फसलों का क्षेत्रफल, कितना उत्पादन हुआ है आपका फसल और जनसंख्या कितना है, तो इसको हम लोग बोलेंगे पोषण घनत्व। आगे आइए, यहाँ पर जो है विश्व के महाद्वीपों में जन घनत्व, कौन देश में कितना जो है डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी है प्रति वर्ग किलोमीटर, तो उसमें से देखिएगा कि सबसे ज़्यादा अगर कहीं है तो है एशिया। उसके बाद जो है आप देखेंगे डेटा के हिसाब से फिर है अफ्रीका। उत्तरी अमेरिका में प्रति वर्ग किलोमीटर कितने लोग रहते हैं? 19.4। फिर दक्षिण अमेरिका में देखिए 24.4। यूरोप में देखिए 33.3। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और ओशानिया में जो है 4 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहता है। ये आपको डेटा पूछ सकता है कि एशिया में यानी कौन सा महाद्वीप में जनसंख्या या जनघनत्व जो है, जनसंख्या का जो घनत्व है सबसे अधिक है। तो आपको याद रखना होगा एशिया। वो भी एशिया में कितना? तो 144 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करता है। आगे हम लोग देखेंगे कि जनसंख्या घनत्व के निम्न भागों में बांटा गया है। किन किन जनसंख्या का घनत्व जो है कौन कौन भाग में बांटा गया है? तो पहला बोल रहा है कि अधिक घने बसे क्षेत्र। तो इसका घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर अगर 400 व्यक्ति और 400 से अगर अधिक व्यक्ति जहां निवास करता है, 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी अधिक व्यक्ति अगर निवास करता है तो उसको बोलते हैं अधिक घने बसे क्षेत्र। ये उच्च घनत्व वाले प्रदेशों को शामिल किया जाता है। दक्षिण पूर्वी एशिया, देखिए एशिया में प्रति वर्ग किलोमीटर कितने लोग रहते थे? 144।
के अंतर्गत भारत भी आता है। 382 है 2011 के जनगणना के अनुसार। बांग्लादेश में तो 1200 समथिंग है। श्रीलंका देखिए, पाकिस्तान, चीन, कोरिया और जापान ऐसे आदि देश हैं जहां पर जो है अधिक घने बसे क्षेत्र है। देखिए यहाँ बोल रहे हैं मध्यम या मध्य घनत्व क्षेत्र, बड़ा इनमें प्रति वर्ग किलोमीटर कितना 50 व्यक्ति से लेकर 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर अगर रहता हो तो उसको हम लोग बोलेंगे मध्य घनत्व के क्षेत्र। फिर एक कम घनत्व वाले क्षेत्र, इनमें प्रति वर्ग किलोमीटर 5 व्यक्ति से लेकर 50 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर अगर निवास करता हो तो उसको हम लोग बोलेंगे कम घनत्व वाली क्षेत्र। बोला है कि जन विहीन क्षेत्र, जहां एकदम निर्जन हो, जहां पर जो है ग्लेशियर हो या फिर पठारी भाग हो, है ना, जहां पर जो हाई प्रेशर वाली क्षेत्र जो होती हैं, जहां ठंड ज़्यादा होता है, ओला बरसता है, वहां जो है लगभग बोल रहा है भूतल के 70% भाग में जनसंख्या का घनत्व जो है एकदम जन विहीन है, ना के बराबर लोग रहते हैं। तो बच्चों आप सभी को कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप सभी के लिए तत्पर हैं, सभी सब्जेक्ट का जो है बारी बारी से मैं बताने वाला हूं। धन्यवाद।